हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक हीरो पर। और हमारी अब आज की प्रस्तुति है बांकेलाल का कमाल का पार्ट 2। ओह, अब तो बारिश भी तेज है और तूफान भी जोरों पर है, समझ नहीं आता। ऐसा करो, तुम 4-5 लोग हरिया के साथ गांव जाकर रामू को ढूंढ कर लाने की कोशिश करो। हरिया 3-4 लोगों के साथ गांव की ओर चल दिया और इधर जोरों की बारिश और तूफान में बांकेलाल महाजन के घर के सामने खड़ा था। इस मोटे सेठ के घर के अंदर घुसने का रास्ता तो समझ नहीं आता। कमबख्त ने कितनी ऊंची दीवारें और मोटे मोटे दरवाजे बनाए हैं। तभी कुछ सोचकर, अगर किसी तरह छत पर पहुंच जाऊं तो शायद अंदर घुसने का कोई मार्ग मिल जाए। बांकेलाल की निगाहें महाजन के छत पर पहुंचने के उपाय की तलाश में चारों तरफ दौड़ने लगीं। पर ऊपर छत तक पहुंचा कैसे जाए? आहा, वो रामू के घर के पिछवाड़े लकड़ी की सीढ़ी दिखाई पड़ रही है। और अगले ही पल बांकेलाल रामू के घर के पिछवाड़ी पड़ी लकड़ी की सीढ़ी को उठा लाया और फिर सीढ़ी महाजन के मकान की दीवार पर लगाकर उस पर चढ़ने लगा। उधर रामपुर गांव के पास बहने वाली नदी में बाढ़ का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। अब महाजन के घर के आंगन में उतरने के लिए सीढ़ी लाकर यहाँ लगानी पड़ेगी। और तभी भयंकर बाढ़ से नदी का बांध भयानक आवाज करता हुआ टूट पड़ा। धड़ाम धड़ाम। और नदी का पानी पूरी तेजी के साथ रामपुर गांव की ओर बहने लगा। बांकेलाल अभी महाजन की छत पर खड़ा सीढ़ी ऊपर खींच ही रहा था कि पानी का रेला उसकी उसकी तरफ तेजी से बढ़ा और फिर उसके पैर छत से उखड़ गए। हाय, मैं मरा। उधर हरिया और उसके साथी जब रामू की तलाश में गांव में जाने के लिए टीले के किनारे पर पहुंचे तो गांव का दृश्य देखकर चौंक पड़े। हाय, यह तो पूरा का पूरा गांव ही डूब गया। हाँ, और अब तो पानी टीले की ऊंचाइयों को छूने लगा है। भगवान का शुक्र है हम लोग समय रहते ही सुरक्षित ऊंचे टीले पर पहुंच गए। हाँ, वरना शायद हम में से एक भी जीवित नहीं बचता। सब के सब इस बाढ़ में डूब मरते। मैं कहता हूँ भला हो बांकेलाल का, जिसने समय रहते खतरे की सूचना देकर पूरे गांव वालों को मरने से बचा लिया। तभी हरिया को लगा कि जैसे उसका रामू पानी में डूबता हुआ उसे पुकार रहा है और बचाओ बचाओ, बापू मुझे बचा लो। नहीं मेरे लाल, तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ। और अचानक हरिया अर्धविचित्र सा पानी की ओर दौड़ पड़ा। मेरे बेटे, मेरे रहते तुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं आ रहा हूँ। अभी हरिया पानी में छलांग लगाने ही वाला था कि उसके साथियों ने उसे पकड़ लिया। ये क्या पागलपन है हरिया, छोड़ दो मुझे। वह देखो, मुझे मेरा बेटा बुला रहा है। होश में आओ हरिया, देखो हम तुम्हारे साथी हैं। होश में कैसे आऊं, हाय मेरा लाल बहू। हरिया रोता पछाड़े खाता वहीं बेहोश हो गया और अपने साथियों की बाहों में झूल गया। ओह, लगता है बेटे के गम में होश खो बैठा है। जब वे तीनों बेहोश हरिया को लेकर ऊंचे टीले पर पहुंचे, अपने पति की बेहोशी और पूरे गांव के डूब जाने की खबर सुन और अपने बेटे रामू के जीवित रहने की रही सही आस खोकर कमला जोर जोर से रोने लगी। उधर बांकेलाल पानी के बहाव के साथ डूबता उतराता हुआ एक तरफ बहा चला जा रहा था। बुड़ुक बुड़ुक। बचाओ बचाओ। तभी बांकेलाल की नज़र अपने साथ बहते लकड़ी के गट्ठर पर पड़ी, जिस पर हरिया का लड़का रामू पानी के बहाव के साथ साथ बह रहा था। अगर मैं इस लड़के को गट्ठर से धकेल कर या गट्ठर हथिया लूं तो शायद बच जाऊं। और मन में इस विचार के आते ही बांकेलाल ने उस लकड़ी को गट्ठर से उठाकर फेंकने की कोशिश की तो लकड़ी का गट्ठर पानी के बहाव में दूर बह गया। अरे, ये क्या, अब क्या होगा? बांकेलाल पानी में डूबता उतरता बहता रहा, पर हाथ में पकड़े रामू को उसने ना छोड़ा। बचाओ बचाओ। और इसी के साथ बांकेलाल की चेतना भी लुप्त होती चली गई। सुबह होने तक बारिश रुक गई और तूफान शांत हो गया था। गांव के लोगों ने टीले के किनारे पर जाकर देखा। चारों ओर दूर दूर तक बाढ़ का पानी फैला हुआ था। उसे देखते ही हरिया और कमला रामू की याद करके सिसक उठे। हाय मेरा बेटा रामू, मेरे लाल, तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? तभी, अरे, वो देखो क्या है। हम्म,
गांव वाले सामने देखते ही चौंक पड़े। अरे, लगता है कोई आदमी है उस छप्पर पर। हाँ, पता नहीं बेचारा कौन होगा। पता नहीं अब तक जिंदा भी होगा या नहीं। एक पल के लिए हरिया और कमला भी गम भूलकर उत्सुकता बस उधर ही देखने लगे। कुछ देर बाद छप्पर स्वतः ही बहता हुआ किनारे आ गया। अरे, इस पर तो बांकेलाल और हरिया का लड़का है। अरे हाँ, आश्चर्य है। हरिया और कमला अपने बेटे को सामने देख एवं उसे मरा हुआ जानकर उसके ऊपर गिर पड़े। हाय मेरा लाल बहू। लेकिन गांव का बूढ़ा वैद्य बांकेलाल और रामू के उठते गिरते सीने को एक ही नज़र में ताड़ गया। अरे जल्दी करो, इन दोनों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाओ ताकि मैं इनका उपचार कर सकूं। पर पर वैद्य जी, ये तो नहीं, ये दोनों अभी जिंदा हैं। देख नहीं रहे, इनकी सांसें चल रही हैं। ओह, शुक्र है भगवान का। फिर गांव वाले बेहोश रामू और बांकेलाल को उठाकर तंबू में ले आए और वैद्य जी उनका उपचार करने लगे। फिर थोड़ी ही देर में बांकेलाल की चेतना वापस लौटी। आह, उसने अभी अपनी आंखें हल्की सी खोली ही थी कि गांव वालों की भीड़ देखकर उसने अपनी आंखें पुनः बंद कर लीं। ये गांव वाले मुझे क्यों घेरे खड़े हैं और मैं यहाँ कैसे आया? फिर शीघ्र ही चेतना खोने के पूर्व की पूरी स्थिति बांकेलाल के मस्तिष्क में घूम गई। ओह, लगता है गांव वाले ने मेरा झूठ पकड़ लिया है, तभी ये सब मुझे घेरे खड़े हैं। अब इनसे कैसे जान बचाई जाए? मेरी इतनी शानदार योजनाओं की टांग तो हर बार टूटी है, पर इतनी बुरी तरह कभी नहीं कि जान बचाने के लाले पड़ जाएं। धन्य हो बांकेलाल, इसने तो अपनी जान पर खेलकर हरिया के लड़के को बचाने की कोशिश की है। वाकई बांकेलाल की जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। आंखें बंद किए हुए लेटे हुए बांकेलाल ने जब गांव वालों की बातें सुनी तो उसे बहुत हैरानी हुई। कहाँ वह लोगों से जान बचाने की उपाय सोच रहा था और कहाँ एक हरिया के लड़के रामू को ही क्यों? इसने तो सारे गांव को इस मुसीबत से बचाया। तो ये बात है। हाँ, जो अगर बांकेलाल इस बात की सूचना पहले ही ना देता तो शायद हम में से कोई भी जीवित ना बचता। सच ही बांकेलाल तो हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। अरे कमबख्तों, जो अगर सच ही मुझे पता होता कि आज ही इस गांव में बाढ़ आने वाली है तो मैं तुम लोगों को कभी ना बताता, बल्कि मैं तो तुम लोगों को मरने के लिए गांव में छोड़कर खुद गांव से निकल जाता। और जब सब लोग मर खप गए होते तो मैं अकेला पूरे गांव का बेताज बादशाह होता और फिर तुम लोगों के घरों को खोद कर उनमें से सारा माल पानी हथिया लेता। पर सत्यानाश हो इस बाढ़ का, जो असमय आकर मेरी शानदार योजना का बेड़ा गर्क कर गई। तभी बूढ़े वैद्य का अथक परिश्रम रंग लाया और हरिया के बेटे रामू की चेतना भी वापस लौट आई। आह, अम्मा। ओह, शुक्र है भगवान का। बेटा आंखें खोलो। मेरा रामू बच गया। वो अभी अभी बोला था ना वैद्य जी? हाँ रामू। हाँ हरिया, तुम्हारा रामू तो अब खतरे से बाहर है और बाकी लाल को भी अब तक होश में आ जाना चाहिए। जाने क्या बात है, नब्ज तो इसकी ठीक चल रही है। जब बांके लाल के मन में छिपा भय खत्म हुआ तो उसने भी कराहते हुए आंखें खोली। आह आह, मैं कहाँ हूँ और हरिया का लड़का रामू कहाँ है? तुम अब सुरक्षित हो बांकेलाल, और हरिया का लड़का भी सकुशल है। हे ईश्वर, तू बड़ा दयालु है। बांकेलाल के होश में आते ही गांव के लोग प्रसन्न हो गए। भाई, बांकेलाल जैसे नेक पुरुष के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ईश्वर देवता स्वरूप बांकेलाल जी को लंबी उम्र दें। एक सप्ताह में बाढ़ का सारा पानी निकल गया तो सब लोग गांव में पहुंचे। टूटे फूटे मकानों की मरम्मत करने के बाद जब रामपुर गांव का जनजीवन कुछ हद तक सुधरा तो गांव वालों ने मिलकर चौपाल पर एक सभा आयोजित की। बांकेलाल, आज तुम्हारे ही कारण हम सब लोग सही सलामत हैं। तुमने अपनी जान पर खेलकर रामू को बचाया। बांकेलाल भैया, हम तुम्हारे इस पुण्य भरे कार्य की जितनी भी तारीफ करें कम है, और हम गांव के सब लोगों की तरफ से आपको यह स्वर्ण आभूषण भेंट करते हैं। यह आप लोग ले लो बेटा, यह तो सब प्रेम भेंट है। सत्यानाश हो इस बाढ़ का, वरना मैं इतनी थोड़ी सी नहीं, पूरे गांव की दौलत का अकेला मालिक होता। ठीक है, आप लोग इतना कहते हैं तो मैं भला कैसे इनकार कर सकता हूँ। और सारे रामपुरवासी बांकेलाल के मन में उठ रहे असल विचारों से अनभिज्ञ उसे प्रशंसात्मक दृष्टि से देख रहे थे। वाकई में देवता स्वरूप इंसान है बांके।
वाह, क्या विचार हैं बांकेलाल के। उधर विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह का दरबार लगा हुआ था। इसी दरबार में तरह तरह की चर्चाओं के बीच महाराजा विक्रम सिंह बांकेलाल के एक दो कारनामे सुनकर इतना प्रभावित हुआ कि मंत्री धर्म सिंह, आप फौरन सैनिकों के साथ रामपुर गांव जाकर बांकेलाल को ससम्मान राज अतिथि के रूप में लिवा कर लाएं। जो आज्ञा महाराज। एक बात और, राज अतिथि को आते समय किसी प्रकार का कष्ट ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए। आज्ञा का पालन पूरी निष्ठा से किया जाएगा। और फिर कुछ देर बाद मंत्री धर्म सिंह एक सुंदर रथ और 5 घुड़सवार सैनिकों के साथ रामपुर गांव की ओर चल पड़ा। उधर बांकेलाल अपने घर में नई शरारत के लिए मन ही मन को योजना बना रहा था। अब किसकी और कैसे खाट खड़ी की जाए जिससे मेरी जिंदगी के दिन फिर जाएं। कि तभी खटखट। भला कौन हो सकता है? कौन है भाई? हम हैं विशालगढ़ के सैनिक। हे भगवान, ये सैनिक लोगों का मुझसे क्या काम? हो ना हो किसी ने मेरी कोई शिकायत की है जो ये मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। बांकेलाल, दरवाजा खोलो, बाहर मंत्री जी आपको बुलवा रहे हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? जरूर कोई घपला हो गया है जो स्वयं मंत्री जी मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। पर क्या घपला हुआ है मुझसे? और सैनिकों ने थोड़ी देर होती देख जोर से दरवाजा भड़बड़ाया। दरवाजा खोलो, नहीं तो दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। खतरा। अब मुझे फौरन भाग निकलना चाहिए। बांकेलाल दरवाजे को इस तरह भड़बड़ाए जाने पर और भी बुरी तरह डर गया और खिड़की की ओर लपका। पर तभी बाहर निकलते ही मंत्री धर्म सिंह की नज़र उस पर पड़ी। देखो, वो बांकेलाल के घर की खिड़की से कौन भाग रहा है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। तुम दौड़कर उसे पकड़ लाओ। फिर शीघ्र ही वह सैनिक बांकेलाल को पकड़ लाया। कौन हो तुम और भाग क्यों रहे थे? जज्जी, मेरा नाम बांकेलाल है। और क्या? क्या? मंत्री के संकेत पर सैनिकों ने फौरन बांकेलाल को छोड़ दिया। बांकेलाल जी, हम आप ही को साथ ले जाने आए हैं। पर मेरा कसूर? मंत्री धर्म सिंह मुस्कुरा कर बोला, आपको किसी अपराध के लिए नहीं बल्कि सम्मानित करने के लिए महाराज ने बुलवाया है। डरे हुए बांकेलाल को मंत्री के शब्द व्यंग्यात्मक प्रतीत हुए। "हं, महाराज भला मुझे क्यों सम्मानित करने लगे? अवश्य ही मेरे अनगिनत अपराधों में से किसी एक का भंडाफोड़ हुआ है जो ये यमदूत मेरे पीछे पड़े हैं। क्या सोचने लगे? चलिए जल्दी कीजिए। प, पर मैं तो आपके साथ नहीं जाऊंगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मंत्री धर्म सिंह अच्छे भले बांकेलाल को बहाने बनाते देख क्रोधित हो उठा। देखिए बांकेलाल जी, यदि आप तुरंत ही हमारे साथ खुशी से चलने को राजी ना हुए तो मजबूरन ही हमें आपके साथ सख्ती करनी पड़ेगी। और बांकेलाल समझ गया कि उसकी बात मानने में ही सलामती है। ठीक है हुजूर, जैसी आपकी इच्छा। फिर महामंत्री उसे 4 घोड़ों वाले सुंदर रथ पर बिठाकर चल पड़ा। और जब मंत्री धर्म सिंह बांकेलाल को लेकर विशालगढ़ के राजमहल में पहुंचा तो रात हो चुकी थी। अतः बांकेलाल को राजा के विशेष कक्ष में ले जाया गया। आइए बांकेलाल जी, आपका स्वागत है। हमने आपकी बहुत तारीफें सुनी हैं। ज- जी, यह तो आपकी महानता है जो आप इस नाचीज को किसी काबिल समझते हैं। नहीं बांकेलाल, ना तो हमें किसी की झूठी तारीफ करने की आदत है, ना सुनने की। हाँ, हमने तुम्हारे लोक कल्याण के कई कारनामे सुने हैं और सुना है तुमने पूरे गांव को डूबने से बचाया है। तो यह बात है। मैं तो बेकार ही डर गया था। मंत्री जी, आप तुरंत बांकेलाल को जल पान का प्रबंध कराएं। जो आज्ञा महाराज। आहा, शाही दावत, मजा आ गया। धर्म सिंह अब कमरे से बाहर चला गया। हाँ तो बांकेलाल जी, अब बताएं कि आपको यहाँ तक लाने में किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं हुई? जज जी, कोई खास तो नहीं। क्या मतलब? देखो बांकेलाल, मैंने मंत्री धर्म सिंह को विशेष कर यह निर्देश दिया था कि वह तुमको सम्मान सहित हमारे पास लेकर आए और इस बात का विशेष ख्याल रखे कि तुमको रास्ते में कोई तकलीफ ना हो। और तुम शायद नहीं जानते कि हम राज आज्ञा का उल्लंघन करने वाले किसी राज कर्मचारी या अधिकारी को फौरन राजपद से हटा देते हैं। क्या? राजा विक्रम सिंह की बात सुनकर बांकेलाल चौंक पड़ा और तभी उसकी उल्टी खोपड़ी में एक नई शरारत ने जन्म लिया। यदि मैं महाराज से कह दूं कि यहाँ लाते समय उसके राजमंत्री ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया तो महाराज उसे तुरंत ही मंत्री पद से हटा देंगे और उसकी जगह जो नया मंत्री बनेगा वह मुझसे निश्चित तौर पर खुश होगा, क्योंकि वह अपने मंत्री बनने का कारण मुझे मानेगा और हो सकता है वह मुझसे खुश होकर कुछ इनाम इकराम
वगैरह भी मुझे दे दे। क्या बांके लाल की इस शरारत के कारण मंत्री धर्म सिंह को अपना पद छोड़ना पड़ा, या फिर भगवान शिव के वरदान के कारण उसे बहुत लाभ हुआ? जानने के लिए पढ़ें हमारी अगली कॉमिक्स कर बुरा हो भला। धन्यवाद।